इसको डिस्कशन को ओपन करते हैं और जैसा प्रियंक जी ने कहा कि वो सबको सुनना चाहते हैं और वहाँ से बहुत सारे रिकमेंडेशंस वो लेना चाहते हैं, तो मैं अपने साथियों से चाहूँगा कि वो कॉन्क्रीट बात करेंगे। हमको मालूम है कि हमारे राज्यों में जो भी साथी हैं वो काफ़ी समय रिलीफ के कामों में लगे हुए हैं और मैं उनके फोटोग्राफ्स लगातार रिसीव कर रहा हूँ झारखंड से, उड़ीसा से, दूसरे और इलाकों से, कि वो लोग काफ़ी उन लोगों को जिनके रोजगार खत्म हो गए या जिनके पास खाने के लिए नहीं है या जिनके पास बहुत सहारे नहीं है, उन सब के लिए बहुत सारा मदद कर रहे हैं। खाना, प्रिपेयर्ड खाना भी, राशन भी, ये सब पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मेडिकल असिस्टेंस भी कर रहे हैं। तो वो सब बातें सब मालूम है, हम सब लोग जानते हैं। तो इसलिए अभी जो कॉन्क्रीट अर्थों में उनके इलाकों में क्या इंटरवेंशन करने से, एनसीपीसीआर के करने से ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है या लॉन्ग टर्म भी आफ्टर कोविड, जैसा प्रियंक जी ने कहा कि उसकी हमें बहुत ज्यादा चिंता है, तो वो आफ्टर कोविड भी क्या रिकमेंडेशन आप समझते हैं कि बहुत कॉन्क्रीट हो, उस पर रखें। तो 3 से 5 मिनट के भीतर। तो मैं सबसे पहले अनिल शिक्षा संधान के और हमारे आरटी फोरम के अनिल प्रधान जो उड़ीसा से हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। अनिल प्रधान जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, अनिल प्रधान जी सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। एक बात बोलूंगा, जो माइग्रेंट इशू एक बहुत बड़ा इशू है उड़ीसा के लिए, क्योंकि मोर देन 5 लाख माइग्रेंट वर्कर्स आर वर्किंग इन आउटसाइड द स्टेट। तो उनका साथ जो बच्चे हैं और जो वुमेन है, का बहुत सारे इशू है। तो इसी के लिए कुछ करने से अच्छा होगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। थैंक यू। हेलो, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। और अभी हमारे साथी झारखंड से एके सिंह जी हैं। एके सिंह जी, या प्लीज। या बहुत सारी बातें तो उसमें आ गई है, मुझे 2 बात और यहाँ जोड़ना है। जैसे झारखंड में ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था, तो हम लोगों ने दबाव बनाया, तो दूरदर्शन के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि एवरीडे 2 आवर्स दूरदर्शन के माध्यम से क्लासेस चलेंगे। तो रीच मोटा मोटी जो 35% था वो 75% के आसपास हो जाएगा। लेकिन जो इशू है झारखंड के लिए कि करीब 10 से 12 लाख माइग्रेंट लेबरर्स क्यू में हैं झारखंड वापस आने के लिए, और उनके बच्चों की संख्या भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो एक एनसीपीसीआर की एक बड़ी भूमिका हो सकती है कि जो 6400 स्कूल्स को क्लोज किया गया था, यदि उन स्कूलों को फिर से रीओपन किया जाए तो इन बच्चों को वहां एकोमोडेट किया जा सकता है। और ये चूंकि लॉन्ग टर्म चलने वाला चीज है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके स्कूल क्लासेस खुलेंगे भी, तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। उसके लिए जो फिजिकल स्पेस है उसका भी स्प्रेड उसी हिसाब से रिक्वायर्ड होगा। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म चीजों को सोचते हुए यदि एनसीपीसीआर एक स्टेट को ये डायरेक्टिव दे कि जो स्कूल बंद हुए थे उनको इमीडिएटली रीओपन किया जाए, ताकि बच्चों के स्पेस मिल सके और उनको एकोमोडेट भी किया जा सके। क्योंकि अभी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बच्चों की संख्या उसके हिसाब से है, और करीब हमें लगता है कि करीब 1.25 लाख बच्चे बढ़ेंगे इसमें पूरी व्यवस्था के ऊपर में। तो एक वो दबाव होगा। दूसरा एक चल रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका फीस माफ करने की बात सरकार इंस्ट्रक्ट कर रही है। तो ये सारे स्कूल ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम अपने टीचर को पेमेंट नहीं करेंगे। तो टीचर ने क्या दोष किया है भाई? 3 महीने टीचर, किसी टीचर को भी, प्राइवेट स्कूल के टीचर को भी नहीं पेमेंट कीजिएगा तो कैसे होगा? और एक प्राइवेट स्कूल्स के अकाउंट में 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ का अनस्पेंट बैलेंस है उनके पास में, जो वो कमाते हैं उसका। तो इसीलिए वो 3 महीना का वो फीस माफ कर दें, लेकिन टीचर की सैलरी उनको देना चाहिए। इसके ऊपर में एक नेशनली सबको जुड़ के बात रखनी चाहिए, और एनसीपीसीआर की एक भूमिका इसके ऊपर में है जो मुझे लगता है कि उसको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद एके सिंह जी। अब मेरे साथ सुमित्रा मिश्रा हैं जो मोबाइल क्रेचेस की डायरेक्टर हैं और शी इज हेडिंग द राइट टू ईसीडी अलायंस आल्सो। So I would like to request Sumitra to speak on about the 3 to 6 children.
धन्यवाद अमरीश जी और प्रियंक सर, नमस्ते। बहुत सारी पॉइंट्स ओवरऑल चिल्ड्रंस राइट्स में अंजिला ने आरटी फोरम की तरफ से प्रेजेंट किया है, और अगर मैं सिर्फ उसमें से दो ही चीज में अगर अंडरलाइन करूं तो एक है जो इमीडिएट रिस्पांस, जिसपे एक रिक्वेस्ट है एनसीपीसीआर अगर एक्शन ले सके, वो ये है कि आईसीटीएस में इस समय मोटा मोटा सब जगह पर हेल्थ मॉनिटरिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग और हेल्थ सर्विसेज बंद पड़ा है। दिल्ली में डीसीपीसीआर के तरफ से एक ऑर्डर निकला है जिसमें दे हैव अगेन रिक्वेस्टेड आईसीटीएस टू रीएक्टिवेट दो सर्विसेज। सो आई एम रिक्वेस्टिंग एनसीपीसीआर, अगर आप भी एक इस तरह का एडवाइजरी बाकी स्टेट डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट्स को दे सके कि जो टीएचआर की होम बेस्ड डिलीवरी के साथ साथ इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग और हेल्थ सर्विसेज का लिंकेजेस ना टूटे, क्योंकि ग्राउंड से पिछले 40 दिन में काफी रिजल्ट्स अब आने लगे हैं कि बच्चे बीमार हैं और उनको सर्विसेज नहीं मिल पा रही है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमारे ही प्रोग्राम में एक साल की बच्ची गुजर गई बिकॉज शी डिड नॉट गेट ट्रीटमेंट फॉर हर चिकन पॉक्स। तो इस तरह की घटनाएं हो रही है। सो दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू रिक्वेस्ट, अगर एनसीपीसीआर इस पे कुछ एक्शन ले सके फॉर अदर स्टेट्स। दूसरा जो अंजिला ने कहा कि एक सरकार की तरफ से ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक न्यू पॉलिसी डेवलप हो रही है फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, और खास करके ये जो सिचुएशन पूरी दुनिया को अब दिख रहा है, जो अनइक्वल सोसाइटी में माइग्रेंट वर्कर्स रहते आ रहे हैं इतने साल में, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट टू लुक एट अ न्यू पॉलिसी थ्रू द चाइल्ड लेंस। एंड अगर हम चिल्ड्रंस लेंस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली द फाउंडेशनल लेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज इम्पॉर्टेंट, और चाहे एक पॉलिसी फॉर्म में उसको रिकॉग्नाइज किया जाए कि चिल्ड्रंस इंटीग्रेटेड नीड्स ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन, केयर, प्रोटेक्शन एंड अर्ली लर्निंग को ध्यान दिया जाए। और जो अंजिला ने भी और काफी बाकी साथियों ने भी पॉइंट रेज किया, जो रिमोट एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में नॉट बी द ओनली आंसर फॉर रिमोट एजुकेशन। हम पेरेंटल सपोर्ट को किस तरह फॉर इन्फेंट स्टिमुलेशन और एजुकेशन को हम हेल्प कर सके विदाउट टेक्नोलॉजी, यूजिंग दूरदर्शन, यूजिंग रेडियो एंड मेनी अदर मीन्स, इस पे भी थोड़ा जरूर एनसीपीसीआर ध्यान दे। थैंक यू। सो बेसिकली पॉलिसी इंटरवेंशन में भी प्लीज इसको यंग चाइल्ड लेंस को जरूर रखें। Thank you, Sumitra ji. And now I would request Seema Rajput is there. Care से हैं सीमा जी? हेलो सीमा, हमारी बात सुन रहे हैं? जी जी, मैं बात सुन रही हूँ। या थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। हालांकि एंजेला ने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, बट एक दो चीज़ों पे मैं फिर से थोड़ा फोकस देना चाहूँगी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पूरे देश में इस समय डिस्ट्रेस माइग्रेशन की सिचुएशन है और काफ़ी लोग अपने 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 राज्यों को, अपने जिलों को, अपने गाँव को वापस लौट रहे हैं। एनसीपीसीआर यहाँ पे एक बहुत बड़ी भूमिका बना सकते हैं कि अगर हर विलेज में और हर जगह पर हम एक ऐसा डेटाबेस बनाएं जो जहां लगातार जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड हम करते रहें, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि बच्चे जो हैं वो मिसिंग ना हों। क्योंकि हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग की भी बात कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे चाइल्ड लेबर में भी पुश होंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम हम उस डेटाबेस को अपडेट करते रहें, देखते रहें, ताकि इन बच्चों की गणना हो सके लगातार और उनको शिक्षा से फिर से जोड़ा जा सके। दूसरा है कि कुछ चीज़ें हमको रिकवरी फेज के लिए देखनी होंगी, और आई एम श्योर कि एनडीएमए की तरफ से काफ़ी एफर्ट्स भी लिए जा रहे हैं और कुछ इस तरह की गाइडलाइंस भी बनाई जाएंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि गाइडलाइंस बन जाती हैं, पॉलिसी बन जाती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, और यहाँ पर एनसीपीसीआर का रोल आता है कि वो इंश्योर करें कि जब भी स्कूल हमारे खुल रहे हैं या खुलने से थोड़ा पहले सभी स्कूल एक सेफ जोन की तरह तैयार हैं, जहाँ पे बच्चों के लिए एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है, जहां वॉश की फैसिलिटीज हैं, उनके हेल्थ चेकअप्स हैं अवेलेबल। तो इस तरह से स्कूल को हम कैसे एक सेफ जोन बनाएं, और खास तौर से लड़कियां, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है कि लड़कियां वापस आएंगी, खास तौर से जो एडोलेसेंट लड़कियां हैं वो वापस स्कूलों में कैसे आएं। तो ये 2-3 चीजें हैं, और सबसे अंत में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनसीपीसीआर को जिम्मेदारी भी है कि आरटी एक्ट के मॉनिटरिंग को कैसे इंश्योर किया जाए। तो मुझे लगता है आने वाले समय में
एक नए सिरे से हमें मिलके इस रोल को देखना होगा कि कैसे मॉनिटरिंग को हम और स्ट्रेंथन कर पाए, ताकि सभी स्कूल सही तरीके से बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दे सके। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास नूर मोहम्मद जी राजस्थान से आए हैं। नूर मोहम्मद जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी 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 जी, नमस्ते। और बहुत लंबे समय से चाइल्ड राइट्स के इशू पे काम कर रहे हैं और अभी बहुत ही अच्छा लड़कियों की शिक्षा पर उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। तो मैं नूर मोहम्मद जी, कॉन्क्रीट में क्या करना चाहिए इस समय, इस सिचुएशन में आप राजस्थान के संदर्भ में सोचते हैं? थैंक यू अमरीश जी। मैं बस 2-3 चीजों पे ही अपनी बात रखूंगा। एक तो बहुत ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपनी बात रख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज की सिचुएशन में मैक्सिमम बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और स्पेस नहीं है उनके पास घर से बाहर जाने का। वो घर में कैद जैसे ही हो गए हैं, उनके पास स्पेस नहीं है बातचीत करने का। तो एक तो ये जो आउट ऑफ स्कूल या आउट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हेल्थ सेंटर्स हो, चाहे वो आंगनबाड़ी सेंटर्स हो, ये सब जो बच्चे और जो माइग्रेंट कम्युनिटी या उस तरह की कम्युनिटी जो पहली बार पढ़ रही हैं, ये जो सारे बच्चे हैं, उनका लर्निंग लेवल पे जो इफेक्ट है, उनका चाइल्ड लेबर में जाने का जो बहुत बड़ा डर है और उनका चाइल्ड मैरिज में ले जाने का जो बहुत बड़ा काम इन दिनों में अभी चल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि कैसे एनसीपीसीआर इस बात को, क्योंकि ये बहुत ऐसा मौका अब हो गया है कि जब बच्चे सबसे ज्यादा जब वो घरों में होते हैं, कहीं वो जा नहीं रहे होते हैं, तो एडोलसेंट बच्चियों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि उनकी शादी की तरफ उनको ले जाया जाए, और उस तरह की बातचीत बहुत घरों में चल रही है। तो मेरा बस इतना सा ही है कि ये जो एक तो बच्चों के हैबिट्स इन दिनों में बिल्कुल अनटची हो गए हैं, और ये सो कॉल्ड जो एक कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी स्माइल ऐप के थ्रू पढ़ाने की बात कर रहे हैं, जब इंटरनेट ही नहीं है, स्मार्टफोन ही नहीं है और हमारे टीचर्स ट्रेंड ही नहीं है इस तरह की एजुकेशन देने के लिए, तो उसमें कौन दे रहा है, उस मैटर क्या मैटर को दे रहे हैं, तो वो बहुत ही बड़ा इशू है कि हम किस तरह की चीजें उनको दे रहे हैं और उसमें भी कितने बच्चे उससे लाभान्वित हो पा रहे हैं। तो मेरा 2-3 चीजों पे ही है कि एक तो ये जो आउट ऑफ स्कूल या आउट ऑफ इंस्टीट्यूशंस बच्चे हो गए हैं, वो वापस कैसे आए, उसका मैकेनिज्म पे कोई अभी से बातचीत होना चाहिए। और जो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज का जो इशू है, खासतौर से बच्चियों के साथ, जब लोग घरों में बैठे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर एडोलसेंट बच्चों के पास होता है कि हम उनको चाइल्ड लेबर की तरफ ले जाए। तो वो एक बड़ा मौका है कि हम स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल के साथ ही बातचीत करें कि कैसे इसको रोक पाएंगे। और ये जो उनकी एक आदत थी कि स्कूल रोज जाना था, वापस आना था, बहुत सारे लोगों से मिलना और बहुत सारे अलग अलग कल्चर को करना, वो वापस जो एक पैक हो गया है। तो मुझे बस उतना सा ही लग रहा है, क्योंकि हम इन दिनों में बहुत सारे गाँव में जा रहे हैं और बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर से भी मिल रहे हैं, तो जो बच्चियों का वापस वो उसी ढर्रे में चली गई हैं बच्चियां, और पूरा एक अलग तरह का माहौल है कि वो किसी से ये सब शेयरिंग भी नहीं कर पा रही है। क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नूर मोहम्मद जी। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट दिगंबर फ्रॉम असम। दिगंबर जी, Yes. yeah, please. Can you hear me? Yeah. Namaste सबको. I have only two submissions. Come to closer your mic. Yeah, थोड़ा close. Yeah. Just hold on. Can you hear me now? Hello. Can you hear me? We can hear you. Yeah. I have only two submissions since the chairperson is NCPCR is there. I come from the Kokrajhar district, Bodoland Territorial Council's Assam. Now in that council area, the implementation of Right to Education Act is absolutely, I should say, not happening to the forest dwellers tribal community. They are being termed as an unserved area. So now in those areas, the Sarva Shiksha Abhijan has run the community school, which is called NRSDC Center. And that NRSDC Center is actually not recognized under Right to Education as a primary school. So my submission to the NCPCR to look into that, there are 82 NRSDC centers. In NRSDC centers, no midday meal, no distribution of books, teacher salaries are paid only 5,000 per month. If those NRSDC center could be provincialized or recognized
on post-COVID situation, there will be 11,000 children who will have access to education. So our Right to Education Act implementation, I would say, will fulfill if we could do that. Second submission is those areas, there are more than 4,000 in one district, children have appeared matric exam or higher secondary exam. Now, because of the livelihood crash into those forest dwellers communities where survival has become so stake, I would request NCPCR, please just instruct to the state, the respective state government to have a free admission of the matric who is going to result, who is going to come out in the mid of June, matric as well as the higher secondary students, and if possible from the forest area to continue the girls child with the sponsorship till the completion of the graduation. I am only talking about the unserved forest areas children where Right to Education Act implementation has not taken place. I think the State Commission for the Protection of Child Rights, NCPCR as a monitoring body, need to look into this matter. Otherwise, it's absolutely excluding this particular community and denying the Right to Education Act, which is a fundamental rights today. I think this is the only submission I have today to respected chairperson of NCPCR. Thank you so much. Thank you, Dr. Ji. Thank you. Thank you. So now I request, though we are very little time, and I would request प्रियंक जी की थोड़ा और स्टे करें हमारे साथ. राधिका जी से मैं अनुरोध करूंगा. राधिका अलका जी, she is working with Astha RT as well as RT. राधिका अलका जी. नमस्कार. मैं दो चीजें कहूंगी. विकलांग बच्चों के संदर्भ में मुझे ये कहना है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए हमें थोड़ा सा और प्रोएक्टिवली रीच आउट करने की जरूरत है, और वो हैं विकलांग बच्चे और बच्चे जिनके बहुत मेडिकल नीड्स हैं, जिनके लॉन्ग टर्म नीड्स हैं. फॉर एग्जांपल, जहाँ जैसे एपिलेप्सी की दवाइयाँ या थैलेसीमिया जो रेगुलर जिन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ चीजें मैं बस ये कहना चाहूंगी. मुझे लगता है कि जो भी चीजें हैं, ज्यादा ड्रॉप आउट होगा इन बच्चों का, वैसे ही स्कूल में जाना मुश्किल हो जाता है इन बच्चों के लिए, और ठीक से शिक्षा पाना. अगर हम हेल्पलाइंस की भी बात करेंगे तो एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा कैसे हमारी हेल्पलाइन को अप्रोच करेगा. मेरा सुझाव ये है कि हर स्टेट में अभी एक छोटा सा टास्क फोर्स बनाया जाए, जहां बहुत सारी संस्थाएं हैं हमारे देश में, जो कि ये स्टेट लेवल पे जो भी कार्यक्रम हो रहा है शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए, कुछ लोग ऐसे हों जो इसमें जानकार हों और जो बता पाए और कि किस तरह का हमें मटेरियल बनाना है ताकि वो एक ब्लाइंड बच्चे को भी रीच कर पाए, इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे को भी रीच कर पाए. हर तरफ हर टाइम पे हमें अलग चीजें करने की जरूरत नहीं है. एक यूनिवर्सल डिजाइन पर्सपेक्टिव लेके अगर हम काम करेंगे तो अभी जो हमारे देश में नॉलेज है, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको यूज किया जाए इन ऑल द डिसेबिलिटीज, एंड हर स्टेट में एक प्रोएक्टिव आउटरीच किया जाए थ्रू आंगनवाड़ी, थ्रू स्कूल्स. बस इतना ही कहना था मुझे. थैंक यू राधिका जी, थैंक यू. एंड मिस्टर नाम्बी, are you hearing my voice from Tamil Nadu? Mr. Nambi, hello. Mr. Nambi, are you hearing me? Hello. Are you hearing me? नहीं. तो मैं जो है अब गुजरात से हमारे मुजाहिद साहब हैं, उनसे मैं कहूंगा कि वो अपनी बात करें. मुजाहिद. मुजाहिद जी, आपका माइक म्यूट है. मुजाहिद का माइक म्यूट है. यस. मुजाहिद, आप सुन रहे हैं? हाँ भाई, आवाज. हाँ. यस सर.
बहुत संक्षिप्त पॉइंटेड है। मुझसे पहले सभी लोगों ने बात अपनी रखी दी है। अब मुझको ये जो आंगनवाड़ी के में जो सर्विसेज हैं वो एकदम से बिल्कुल सस्पेंडेड हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं उन तक न्यूट्रिशियस जो फूड पहुंचना था और जो उनके साथ केयर, इम्यूनाइजेशन और इस तरह की जो चीजें जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में दी जाती थी वो एकदम से ब्रेक हो गई हैं। तो एनसीपीसीआर उसको सारे राज्यों को एक चिट्ठी लिखकर ये करवा सकता है रिस्टोर कि वो दोबारा से उसको शुरू करें। दूसरा, बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हो रहा है। अहमदाबाद से ही तकरीबन 1 लाख लोग दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये जिन जिलों में जा रहे हैं उन जिलों में इनका कैसे दोबारा एडमिशन हो, वहां पर ये पढ़ रहे हैं कि नहीं, और ये अगर 6 महीने 7 महीने बाद दोबारा यहां आएंगे तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर एक ड्रॉप आउट की तरफ बढ़ेगा आंकड़ा। तो इसको कम करने के लिए राज्यों के बीच में क्या समन्वय करके ये बच्चे ड्रॉप आउट ना हो इनके, इसके लिए एनसीपीसीआर और आरटी फोरम जो है इसमें कोई एक चिट्ठी जारी करवाकर इस पर कुछ काम। ओके, तो नाउ आई रिक्वेस्ट प्रीति महारा फ्रॉम क्राई। प्रीति, आर यू हियरिंग? हेलो प्रीति। हाँ, yes, I can hear you. Thank you अमरीश जी। नमस्कार प्रियांक जी। मोटे मोटे सारी बातें लोगों ने रखी हैं। मैं 1-2 मुद्दे और जो जिसके ऊपर शायद बहुत ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि हम ये तो कह रहे हैं कि हाँ अब ऑनलाइन एजुकेशन शायद पॉसिबल नहीं है उस हिसाब से, खासतौर से जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में बच्चे हैं हमारे। लेकिन साथ में जहाँ पे भी ऑनलाइन इंटरनेट की एक्सेस है बच्चों को, शायद ऑनलाइन सेफ्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान पे रखने की ज़रूरत है। तो उसके तहत भी काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है ऑनलाइन सेफ्टी को लेके। कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि अगर स्कूल खुलेंगे तो पीपी हमको हेल्थ किट चाहिए होंगी और बहुत सारे सैनिटाइजर्स चाहिए होंगे जब स्कूल खुलेंगे भी उस समय पे, तो पर इन सब चीज़ों के लिए बजट कहाँ से आएगा? तो पहले से ही कुछ दिशा निर्देश इस तरीके के शायद करने होंगे ताकि स्टेट और सेंटर भी बजट प्रोविजनिंग कर सके। दूसरा, जो साइको सोशल केयर की बात हो रही है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर को झेल रहे हैं। तो किस तरीके से साइको सोशल केयर बच्चों को उपलब्ध कराई जाए और क्या कुछ एनसीपीसीआर के माध्यम से क्या कोई हेल्पलाइन नंबर इस मामले में बच्चों के लिए क्या स्पेशली बच्चों के लिए क्या हम लागू कर सकते हैं कि जहाँ पे सीएसओज जो काम कर रहे हैं या आम जनता भी जहाँ पे हम बच्चों को ये बहुत ही साइको सोशल जहाँ पे केयर की जहाँ इंटरवेंशन की ज़रूरत है एक बहुत हद तक, तो वहाँ पे उनको क्या ये बेनिफिट दिया जा सकता है। तो ये मोटी मोटी बातें मुझे रखनी थी। धन्यवाद। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अमरीश भाई डॉक्टर जेटली, सॉरी नहीं इट्स ओके प्रियांक जी। 3 बजे हम लोगों को 3 बजे हम लोगों को ट्रैफिकिंग वाली जो एक कंसल्टेटिव मीटिंग है उसमें उसके लिए जाना होगा। तो आप अपनी इसलिए नम्रता जी के बाद फिर मैं बोल लूंगा। नम्रता जी आप प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए। थोड़ा सा मेरे को बस वहां जाना है हम लोगों को, तो थोड़ा जल्दी। प्रियांक जी बस थैंक यू सो मच। केवल 2 चीजें बोलनी थी सर। एक तो ये कि काफी सारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हम लोगों ने कुछ रिकमेंडेशंस तो दिए हैं, बट संस्थाओं ने कुछ गाइडलाइंस भी बनाई। जैसे सेव द चिल्ड्रन में हम लोगों ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं जिससे स्कूल्स और आंगनबाड़ी रेडी हो जाएं जब बच्चे वापस जाए। तो उस तरह की गाइडलाइंस भी अगर हम एनसीपीसीआर उसको कंबाइन करें और अपनी तो वो अपनी गाइडलाइंस में अगर आप लोग इनकॉर्पोरेट कर पाए या अपनी एडवाइजरीज में इनकॉर्पोरेट कर पाए तो बहुत हेल्पफुल होगा सर। और
दूसरा बहुत जरूरी भी होगा कि हम लोग कैसे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करें कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों पे कोविड का, क्योंकि अभी काफी सारा एनेक्डोटल है, मगर अगर इस तरह का कोई सिस्टमैटिक सर्वे हो जाए, चाहे सैंपल में ही हो जाए, उससे फिर जो डेटा मिलेगा उससे सरकार के लिए भी नीति बनाने में आसानी होगी। तो काफी संस्थाएं अलग अलग तरह से कलेक्ट कर रही हैं, बट कहीं पे वो कन्वीन करके अगर हम कोई प्लेटफॉर्म हो जिसमें हम आपको शेयर कर पाए तो वो भी आपके लिए along with complaints so you can get that data. Just these two suggestions from our side. Okay. प्रियंक जी एक इसमें हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, जैसे विक्रम श्रीवास्तव हैं और दूसरे बहुत सारे लोग हैं। एक बात मुझे और आपसे कहनी है, जब हम अपनी मीटिंग कर रहे थे इसकी तैयारी के सिलसिले में, तो एक बात है कि आपका एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम फेसबुक पे चलता है और उस फेसबुक प्रोग्राम के बारे में कुछ लोगों के सुझाव थे कि उसमें थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर को और बढ़ाया जाए। एक तो ये है कि बच्चों में इस समय और कोविड में तो बहुत उभर के आया कि वैज्ञानिक समझ होना बहुत जरूरी है, तो एक वैज्ञानिक समझ की तरफ बढ़ा जाए। सांस्कृतिक बहुलता की बात आई और थोड़ा सा ये आया कि ये जो है एक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए उस प्रोग्राम को डिजाइन किया जाए। वो प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है, बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाए। तो मैंने सोचा आपकी नॉलेज में उसको ला दें। ठीक है। देखिए उस बाल सभा को शुरू ही केवल इसलिए किया है कि बच्चों से पूरे टाइम घर में पढ़ने की अपेक्षा की जा रही है। अब बच्चों को छुट्टी एंजॉय करने दें, बच्चों से बात कर सके, बच्चे कहानी सुन सके, और हमने कोशिश उसमें की है कि जो हर रीजन से हम किसी फ्रीडम फाइटर का, किसी महापुरुष के बारे में बच्चों को बता सके। जैसे आज भी जो बात होगी वो बाघा जतिन के बारे में होगी, जो बंगाल के क्रांतिकारी थे। 2 दिन अभी हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग लोगों के बारे में बातचीत की। हमारा फोकस भी यही है कि जो करिकुलम में छूट गया है, जो शामिल नहीं है, जो बच्चे नहीं जान पाते, उनको कहानी सुना के थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए और थोड़ा सामान्य ज्ञान बढ़ जाए। और आपकी बात बिल्कुल जो है वो मैं संज्ञान में रखूंगा, और जिन लोगों के बारे में आपको लगता है बच्चों को जानना चाहिए तो कृपया करके आप हमको बताइए, हम उनके बारे में बातचीत बच्चों से करेंगे। दूसरी बात जो एंजेला जी ने कहा, एंजेला जी ने और आपकी प्रेजेंटेशन में जो एक बात थी कि ये चाइल्ड हेल्पलाइन सर्विसेज को एसेंशियल माना जाना चाहिए, हमने तो CWCs को भी एसेंशियल सर्विसेज के पासेस दिलवाए हैं, जहां से हमारे संज्ञान में विषय आ पाया। तो जहां कहीं भी, इनफैक्ट चाइल्ड लाइन को भी हमारे इंटरवेंशन के बाद कुछ एक जगहों पे पासेस मिले, तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि इनको पासेस नहीं मिल रहे हैं या ये मांग रहे हैं और नहीं दिए जा रहे हो। कहीं पे अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो आप प्लीज बताइए, हम विदिन 24 आवर्स उसको सॉल्व करने का काम करेंगे। दूसरी बात ये है कि एक 29 मार्च को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड एक एडवाइजरी बनाई थी। उसमें माइग्रेंट लेबर्स के इशू को और माइग्रेंट लेबर्स के बच्चों के इश्यूज को हमने एड्रेस किया था, साथ साथ स्ट्रीट चिल्ड्रन के इश्यूज को उसमें एड्रेस किया था। आप लोग प्लीज एक बार उसको देखिएगा, और कहीं अगर कुछ गैप्स हो तो आप प्लीज बताइए। बाकी आप लोगों के सजेशंस को हम लोग अपने संज्ञान में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सजेशंस के आधार पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कैसे उनके राइट्स और एंटाइटलमेंट्स मिले, ये हम इंश्योर करवा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 1 मिनट और आपको लगेगा। प्रवीर जी हैं, प्रवीर जी वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं उनको निमंत्रित करता हूँ। कोलकाता से हैं प्रवीर जी, CACL के चेयरमैन रहे हैं। प्रवीर बासु, आर यू हियरिंग? नहीं, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंक जी, आपने समय दिया, आपने हम सब की बातें सुनी, और NCPCR और RT फोरम का ये कोलैबोरेशन बहुत लंबे समय तक के लिए है, जब तक कि हर बच्चे को उसका अधिकार नहीं मिल जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।